नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल। उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट है ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आइए तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, जीवमंडल के प्रमुख घटकों का वर्णन कीजिए। यानी कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जीवमंडल होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको जीवमंडल के जो प्रमुख घटक होते हैं, यहाँ पर दोस्तों पहले क्वेश्चन के अंदर आपको जीवमंडल के प्रमुख घटकों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, बायोम के प्रकार बताइए। यानी कि दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बायोम कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि बायोम कितने प्रकार के होते हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, महासागरीय निक्षेप से आशय स्पष्ट कीजिए। यानी कि जो महासागरीय निक्षेप होता है, यहाँ पर दोस्तों तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको महासागरीय निक्षेप से आशय स्पष्ट करना है, यानी कि बताना है कि महासागरीय निक्षेप क्या होता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा पर एक टिप्पणी लिखिए। यानी कि चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि गल्फ स्ट्रीम जलधारा क्या होता है। यहाँ पर तो चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको गल्फ स्ट्रीम जलधारा पर क्या करना है, गल्फ स्ट्रीम जलधारा पर आपको एक टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, महासागरीय लवणता के वितरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। यहाँ पर दोस्तों पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि जो महासागरीय लवणता है, महासागरीय लवणता के वितरण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको महासागरीय लवणता के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में आपको बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, सागरीय जल की लवणता पर टिप्पणी लिखिए। यानी कि जो सागरीय जल की लवणता है, यहाँ पे आपको छठे क्वेश्चन के अंदर सागरीय जल की लवणता पर क्या करना है, सागरीय जल की लवणता पर टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्रुवीय वतागर सिद्धांत की विवेचना कीजिए। यानी जो ध्रुवीय वतागर सिद्धांत है, यहाँ पे आपको सातवें क्वेश्चन के अंदर ध्रुवीय वतागर सिद्धांत क्या करना है, ध्रुवीय वतागर सिद्धांत की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, शीतोष्ण चक्रवात में मौसम की स्थिति स्पष्ट कीजिए। यानी कि शीतोष्ण चक्रवात है, शीतोष्ण चक्रवात क्या करना है, शीतोष्ण चक्रवात में आपको मौसम की स्थिति स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, वायु राशियों की उत्पत्ति की आवश्यक दशाएं बताइए। यानी कि नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो वायु राशि होती है, वायु राशि की जो उत्पत्ति होती है, यहाँ पर दोस्तों आपको नौवें क्वेश्चन के अंदर वायु राशि की उत्पत्ति की आवश्यक दशाएं बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, व्यापारिक पवन शब्द की व्याख्या कीजिए। यानी जो व्यापारिक पवन शब्द है, यहाँ पर दोस्तों 10वें क्वेश्चन के अंदर आपको व्यापारिक पवन शब्द की व्याख्या करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, सूर्य तप से आशय स्पष्ट कीजिए। यानी कि सूर्य तप क्या होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको सूर्य तप से आशय स्पष्ट करना है कि सूर्य तप का मतलब क्या होता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, यू और भी घाटी में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि 12वां क्वेश्चन कर रहा है कि जो यू और भी घाटी होता है, यू घाटी क्या होता है, भी घाटी क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको यू और भी घाटी में अंतर स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हिमानियों से निर्मित यू आकार की घाटी का उल्लेख कीजिए। यानी कि 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो हिमानी होता है, हिमानी से निर्मित जो यू आकार की घाटी होती है, यहाँ पर दोस्तों आपको हिमानियों से निर्मित यू आकार की घाटी का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रवाह व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रवाह व्यवस्था होता है, प्रवाह व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको 14वें क्वेश्चन के अंदर प्रवाह व्यवस्था के बारे में आपको बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, डेल्टा के प्रकारों का वर्णन कीजिए। यानी कि 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि डेल्टा कितने प्रकार का होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको डेल्टा के प्रकारों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपको 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अपर्दन चक्र को प्रभावित करने वाली प्रमुख दशाओं का उल्लेख कीजिए। यानी कि 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो अपर्दन चक्र होता है, अपर्दन चक्र को प्रभावित करने वाली जो प्रमुख दशा है, यहाँ पर दोस्तों आपको 16वें क्वेश्चन के अंदर अपर्दन चक्र को प्रभावित करने वाली प्रमुख दशाओं का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अपक्षय तथा अपर्दन में अंतर स्पष्ट कीजिए। यानी कि अपक्षय क्या होता है, अपर्दन क्या होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको अपक्षय तथा अपर्दन में अंतर स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, आग्नेय शैलों की विशेषताएं स्पष्ट कीजिए। यानी कि 18वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो आग्नेय शैल होते हैं, आग्नेय शैल की जो विशेषता होती है, यहाँ पर दोस्तों 18वें क्वेश्चन के अंदर आपको आग्नेय शैलों की विशेषताएं स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है, चट्टानें क्या है स्पष्ट कीजिए। यानी कि 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि चट्टानें क्या होती है। यहाँ पर दोस्तों आपको स्पष्ट करना है कि चट्टानें क्या होती है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 20वां क्वेश्चन
क्वेश्चन दिया हुआ है मोड़दार अथवा वलित पर्वतों की निर्माण प्रक्रिया को स्पष्ट कीजिए। यानी कि 20वां क्वेश्चन कर रहा है जो मोड़दार अथवा वलित पर्वत होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको 20वें क्वेश्चन के अंदर मोड़दार अथवा वलित पर्वतों की जो निर्माण प्रक्रिया है, यहाँ पर दोस्तों आपको मोड़दार अथवा वलित पर्वतों की निर्माण प्रक्रिया को स्पष्ट करना है। दोस्तों टोटल आपके 20 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लघु उत्तर प्रश्न पूछे जाएंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तर प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तर प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है भौतिक भूगोल की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। यानी कि पहला क्वेश्चन कर रहा है कि जो भौतिक भूगोल की प्रकृति है, यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले भौतिक भूगोल की प्रकृति के बारे में बताना है, उसके बाद आपको भौतिक भूगोल के विषय क्षेत्र की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है सुवेश के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन कीजिए। यानी कि दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि सुवेश है, यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरे क्वेश्चन के अंदर सुवेश के अनुसार जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, यहाँ पर दोस्तों आपको सुवेश के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी ज्वारीय परिकल्पना का विस्तृत विवेचन कीजिए। यानी कि तीसरा क्वेश्चन कर रहा है जो पृथ्वी है, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी ज्वारीय परिकल्पना है, यहाँ पर दोस्तों आपको पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी ज्वारीय परिकल्पना क्या करना है, पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी ज्वारीय परिकल्पना की विस्तृत विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है भू संतुलन से आप क्या समझते हैं, किसी एक वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत भू संतुलन की संकल्पना का वर्णन कीजिए। यानी कि चौथा क्वेश्चन कर रहा है कि भू संतुलन क्या होता है, भू संतुलन से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों आगे कर रहा है कि किसी एक वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत भू संतुलन की संकल्पना का वर्णन कीजिए। यानी जो भू संतुलन होता है किसी एक वैज्ञानिक द्वारा क्या करना है, किसी एक वैज्ञानिक द्वारा प्रस्तुत भू संतुलन की परिकल्पना का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है आंतरिक ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित भू आकृतियों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। यानी कि पांचवा क्वेश्चन कर रहा है जो आंतरिक ज्वालामुखी होता है, यानी कि जो आंतरिक ज्वालामुखी क्रिया होता है, यहाँ पर दोस्तों पांचवें क्वेश्चन के अंदर आपको आंतरिक ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित जो भू आकृति होती है, यहाँ पर दोस्तों आपको आंतरिक ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित भू आकृतियों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है अवसादी शैलों के निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए तथा विभिन्न प्रकार के अवसादी शैलों का विवरण दीजिए। यहाँ पर दोस्तों छठा क्वेश्चन कर रहा है जो अवसादी शैल होते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपका अवसादी शैलों के निर्माण की प्रक्रिया का वर्णन करना है और विभिन्न प्रकार की जो अवसादी शैल होते हैं, विभिन्न प्रकार की अवसादी शैलों का विवरण देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है वायु अपर्दन से बनने वाले भू स्वरूप को संक्षेप में समझाइए। यानी कि सातवां क्वेश्चन कर रहा है कि वायु अपर्दन है, वायु अपर्दन से बनने वाले जो भू स्वरूप है, यहाँ पर दोस्तों आपको वायु अपर्दन से बनने वाले भू स्वरूपों को संक्षेप में समझाना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है भूमंडल पर वर्षा के वितरण की विवेचना कीजिए। यानी कि आठवां क्वेश्चन कर रहा है जो भूमंडल है, यहाँ पर दोस्तों आपको भूमंडल पर जो वर्षा की वितरण है, भूमंडल पर वर्षा के वितरण की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है परवाल भित्ति से आप क्या समझते हैं, इसकी उत्पत्ति और विकास के लिए कौन कौन से भौगोलिक कारक सहायक है। यहाँ पर दोस्तों नौवां क्वेश्चन कर रहा है कि परवाल भित्ति क्या होता है। यहाँ पे आपको सबसे पहले परवाल भित्ति के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको बताना है कि जो परवाल भित्ति होती है, परवाल भित्ति की उत्पत्ति कैसे होती है और परवाल भित्ति के विकास के लिए कौन कौन से भौगोलिक कारक सहायक है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि परवाल भित्ति के लिए विकास के लिए कौन कौन से भौगोलिक कारक सहायक है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है जीओम से आप क्या समझते हैं, उसके प्रकार बताइए एवं किसी एक का वर्णन कीजिए। यहाँ पर 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो जीओम होता है, जीओम से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले जीओम का परिचय देना है, उसके बाद आगे कह रहा है कि उसके प्रकार बताइए, यानी कि जीओम कितने प्रकार का होता है। यहाँ पर दोस्तों आगे आपको जीओम का प्रकार बताना है और किसी एक जीओम का वर्णन करना है। यानी कि जीओम होता है, जीओम से आप क्या समझते हैं, सबसे पहले जीओम के बारे में बताना है, उसके बाद जीओम कितने प्रकार के होते हैं उसके प्रकार बताना है और आगे दोस्तों किसी एक जीओम का वर्णन करना है। तो दोस्तों टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके दीर्घ उत्तर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तर प्रश्न और दीर्घ उत्तर प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।